सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग मुख्य रूप से बातचीत करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 था उनके ऊपर, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इससे पहले आज का दिन बहुत शुभ है, वो इसलिए क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। हम लोग जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे के दिन एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे दोस्तों को मिस करते हैं। तो आप लोग भी स्टेटस वगैरह या डीपी वगैरह सब व्हाट्सअप सब पे एकदम भर दिन से लगा रहे हैं। तो आज बहुत शुभ दिन है। देखिए, एक नया पे ट्रेंड चल रहा है, वो ये कि पहले घर के सदस्य हुआ करते थे, पड़ोसी भी, लेकिन आज अपने ही घर में कई पड़ोसियाँ हो गई है। मतलब बहुत ये हद तक सही है, क्योंकि आपस में लोग मेल मिलाप रखना बंद कर दिए, कम कर दिए हैं। इसके कारण ये ट्रेंड चलना भाई उचित है। हमें आशा है कि हम लोग एक दूसरे से भाईचारा के नाता बनाए रखेंगे और एक दूसरे के प्रति हमेशा काम आएंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग 4 है, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी चर्चा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में होती है। आज हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने भाग 3 तक तो पढ़ लिया है, एक नंबर पे, जिसमें मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी शानदार है और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी को हमने हैंडल किया है। आगे आज इसमें जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम लोग तो पहले सोल्व करेंगे ही, लेकिन बेसिक थ्योरी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान वर्ष 1937 में बनकर तैयार हो गया था। जस्ट 1948 में उसी देश के संविधान से अपने देश के संविधान में इसे जोड़ा गया है। उसका नाम था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। नीति निर्देशक तत्व मतलब क्या हुआ? नीति यानी दिनचर्या, जो हमारा प्रत्येक दिन का काम है वो अपने अंदर होना चाहिए, नीति नियम। वो निर्देशक जो निर्देश दिया जाता है एक बड़े सम्माननीय चीज़ों से, जैसे संविधान। देश के सबसे बड़े क्या है? तो संविधान है, चीज़ है ना। तो संविधान जो हमें निर्देश दे रहा है वो है 36 से 51 तक में उनकी चर्चा मिलती है। अब मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ और मस्जिद के पास से गुजर रहा हूँ, तो मेरा ये अपना नीति नियम होना चाहिए कि मैं उन्हें भी सम्मान करूँ, सम्मान की नज़रों से देखूँ। तो ये क्या हुआ? मेरा अपना नीति निर्देशक तत्व हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून है, देश का कोई कानून है, तो उसे प्रेम पूर्वक मानूँ। ठीक है, ये बातें हैं। ये कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसकी चर्चा कहाँ पे है? भाग 4 में है। इसके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मिलता है। सबसे पहले इन तीनों को देख लेंगे। इसके बाद इसे आत्मा भी कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार और ये बहुत सटे हुए हैं, बहुत करीबी आदमी है ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है संविधान में। अगर ये न होते हैं तो लोकतंत्र नहीं होता है, देश में अर्थव्यवस्था सही नहीं होती है, हर चीज़ सही से नहीं चलेगी अगर ये न होगी तो। ठीक है। इसके बाद ये परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय मतलब क्या है? कि हम इन पर चुनौतियां नहीं कर सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार में था कि मान लीजिए मेरा शोषण हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपना अपील जारी किया और वहाँ पर सारी ब्यौरा मतलब अपने इन्फॉर्मेशन को दिए उनको। लेकिन ये परिवर्तनीय नहीं है, इस पर मैं दावा या चुनौतियाँ नहीं कर सकता हूँ। ये इसलिए क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है। सरकार चाहे तो ये कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। इसमें दो तरीके की बात हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि लोक कल्याण के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं सरकार। दूसरा ये कि हमें खुद मानना है किसी भी नियम रूल को। ठीक है। अब जैसे लोक कल्याण का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आज पीएम किसान निधि योजना चल रहा है, सम्मान निधि योजना चल रहा है। तो ये क्या है? एक फंडिंग है जिसके थ्रू भारत सरकार क्या कर रही है? गरीबों में अनुदान कर रहे हैं। जैसे आज जनधन योजना है, तो वो क्या कर रहे हैं? खाताओं में पैसा भेजने की काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है? वो कल्याण, लोक कल्याण के बारे में सोच रहा है। तो ये कौन से पार्ट हो जाएंगे? नीति निर्देशक तत्व के ही पार्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसका एक ही उद्देश्य है, लोक कल्याण, बस, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, बस इतना समझिए। इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये कि गांधीवादी मतलब क्या? जो हमारे महात्मा गांधी थे उनके सोच विचार से बहुत मिलते जुलते हैं, तो उन्हीं के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। इसके बाद समाजवादी। समाज मतलब क्या हुआ? जो ऐसा कोई काम जो समाज के लिए किया जाता है, सिंपल समझिए, ऐसा कोई काम जो समाज के लिए किया जाता है उसे समाजवादी कहेंगे। तो इसमें कोई भी काम आ सकता है। कई लोग कहते हैं ना कि हम समाजवादी हैं, हम सोशलिस्ट हैं, तो इस तरीके के बाद क्या होते हैं? समाजवादी होते हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके बाद उदार वैदिक सिद्धांत जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म, ये काफ़ी बढ़िया है। इन सभी को हम लोग देखेंगे, तीनों को पार्ट बाय पार्ट कर करके, और समझेंगे कि किसमें क्या है और कितने अनुच्छेदों की चर्चा किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे उनके 3 भागों में बांटा गया था, एक समाजवादी, गांधीवादी और उदार वैदिक सिद्धांत। वो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे समाजवादी सिद्धांत के ऊपर। इनको हम लोग समझते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले इनको साइड कर लिए, एक समाजवादी को पहले करते हैं, फिर गांधीवादी को, फिर उदार वैदिक सिद्धांत।
तीनों को 3 भाग में डिफेंड करके 3 भाग में बांट करके हम लोग देखेंगे। इसमें अनुच्छेद वही अनुच्छेद है जो समाज में कल्याण से रिलेटेड है, जो समाज की बातें करता है वही अनुच्छेद को इसमें जोड़ा गया है। जैसे अब गांधीवादी होगा तो उसमें हम लोग गांधीवादी वाले अनुच्छेद को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो गांधीवादी से रिलेटेड है, ठीक है, उनको अलग कर देंगे, इनको अलग, फिर उदारवादी वाले को अलग कर देंगे, तो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि एक ही बार में पूरे आर्टिकल को पढ़ा दिए जाते हैं, एक ही साथ तीनों को, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि हमको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब हम लोग इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 38 जो है सबसे पहले लोक कल्याण के ऊपर सोचता है, यानी समाज के कल्याण के बारे में सोचता है, अनुच्छेद 38। इसके बाद अनुच्छेद 39 जो है समाज में एक रूपता का निर्माण करने के लिए बढ़ावा देता है। एक रूपता का निर्माण मतलब क्या है कि पुरुष एवं महिलाओं के बीच मतभेदता को कम करना। सिंपल समझिए कि लड़के और लड़कियों के बीच बहुत विभेद है आज भी समाज में, क्योंकि उसे बहुत सारे हकों को दबाया जाता है, जैसे पढ़ना लिखना, इनको बहुत सारा दबाया जाता है, इस तरीके से सही से काम करवाना। तो ये सब क्या है, एक रूपता को बढ़ावा देना है, यहाँ पे दोनों को समान रूप से आगे की ओर ले चलना है, इस तरह की बातें हैं। इसके बाद 39 के ए, यानी कौ कहिए या ए 39 नंबर में, उसमें गरीबों को निःशुल्क कानूनी शिक्षा प्रदान करना या कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये जैसे 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को पढ़ाना, तो ये सब क्या है कि नीति निर्देशक तत्व का ही एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत उसे गरीबों को पढ़ाया जाता है, उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कुछ कुछ कानूनी, जैसे सरकार क्या करती है, वकील देती है, सरकारी वकील केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से, तो ये सब क्या है, निःशुल्क कानूनी व्यवस्था है जो गरीबों के लिए है, वो उनकी मदद ले सकते हैं। इसके बाद 41 अनुच्छेद 41 कहता है कि वृद्ध, विकलांग, गरीब के लिए वो क्या कर सकती है, विशेष तरह से पेंशन की तरह एक योजना बना सकता है। जैसे है ना, आज विकलांगों के लिए छूट, पेंशन देता है गरीब वृद्धा को, तो अपने जीवन को जीने के लिए। तो इस तरीके से जैसे गरीब है तो उनको पढ़ने के लिए बच्चों के, जैसे गरीब है तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का व्यवस्था प्रदान करता है ना। तो इस तरह की सभी चीज़ों को कहाँ उपलब्ध कराता है, अनुच्छेद 41 जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व। सिंपल समझिए कि समाजवादी सिद्धांत की जो भी चीज़ें हैं वो कौन अपनाएगा, वो सरकार अपनाएगा, और सरकार चाहेगा कि मैं इसे पूरा करूँ। देखिए इसमें 2 कंडीशन, एक तो ये कि सरकार के पास समर्थता होना चाहिए, उनके पास इतना धन संपत्ति होना चाहिए कि आपको पूरा कर सकें। जिस देश की जनता ही गरीब हो, उस देश की क्या ये मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उतना मतलब वृद्धि विश्राम नहीं हो सकता है। तो जनता को पहले आबाद करना होगा। उनके लिए ज़रूरी है कि जो कृषि व्यवस्था है उनको मजबूत किया जाए, क्योंकि कृषि के व्यवस्था से ही देश चलती है, ठीक है। इसके बाद 43 क्या कहता है कि न्याय उचित मानवीय कार्य, ऐसा कोई कार्य करे सरकार जो क्या हो, न्याय उचित हो, जो मानवीय कार्य से रिलेटेड हो। जैसे नल जल योजना की शुरुआत करी गई थी बिहार में, भैया सफल तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन नल जल योजना की शुरुआत करी है, तो ये क्या है, न्याय उचित, मतलब न्याय है, उचित है और मानवीय कार्य के लिए लाभदायक है। तो इस तरह के काम कर सकते हैं कौन, सरकार। इसके बाद 43 क्या करता है कि जीवन निर्माण के लिए वेतन प्लस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में समान भागीदारी। मतलब क्या हुआ कि जीवन निर्वाह, मतलब हम जहाँ पे उद्योग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पर एक सामान्य तौर पर जितना हमें काम मिलता है उतना वेतन मिलना चाहिए। जैसे कोई महिला काम कर रही है और समान काम कर रही है तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए, मतलब बराबर बराबर, ना कि डिफरेंस, तुमको 5,000 उनको 2,000, ऐसा नहीं होगा। और सामाजिक आर्थिक मुद्दे में और सांस्कृतिक मुद्दे में उसे क्या हो, बराबर का हकदार मिले। उसके बाद आर्टिकल 43 के ए, इसमें कहा गया है सहभागिता के ऊपर। सहभागिता मतलब क्या कि समाज में कोई भी ऐसा काम जिसमें सभी को क्या हो, बराबर भाग मिले, मतलब बराबर के रूप में देखा जाए, तो ये क्या हुआ, सहभागिता हुआ। इसके बाद 47 में जन व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए जैसे पोषाहार, स्वास्थ्य और इत्यादि इत्यादि से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। जैसे है ना कि पोषाहार मतलब राशन कार्ड की योजना के तहत राशन दिया जाता है, ये क्या है, पोषाहार है। पहले क्या होता था कि वैश्विक महामारी आती थी कोई, तो उसमें मतलब लोग क्या होते थे कि भूखे मर जाते थे, बीमारियों से कम भूखे मर जाते थे। तो इस तरह के कंडीशन को रोकने के लिए पोषाहार की व्यवस्था करी गई, जिसे राशन कार्ड योजना या कोटा योजना कहा जाता है। इसके बाद जो स्वास्थ्य संबंधी है वो भी बातें हैं। इसके बाद रोजगार, मान लीजिए कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो ये सरकार का काम है कि उसको कैसे नियंत्रण करेगा, जनसंख्या कानून ला के नियंत्रण करे भविष्य के लिए, या नहीं तो वर्तमान में क्या करे कि कोई ऐसा प्रबंध करे जिससे रोजगार की कमी हो सके, ठीक है। इनको हम लोग देखे हैं कि ये कैसा महत्वपूर्ण है। हमें बस इतना याद रखना है कि समाजवादी सिद्धांत में सभी कार्य ऐसे हैं जो क्या करेगी, सरकारें करेगी, एक राज्य सरकार करेगी अपने समाज के लिए, अपने कल्याण के लिए,
ठीक है, जिसमें सबसे पहला 38वां क्या कहता है, लोक कल्याण कहता है। 39वां क्या रखता है, एकरूपता का सिद्धांत बनाता है महिला और पुरुष के बीच। 39 की क्या करता है, गरीबों के लिए शिक्षा प्रदान करता है, उनके कानूनी व्यवस्था का प्रबंधन करता है। 41 क्या करता है, वृद्ध विकलांग गरीबों के लिए उनका आय का स्रोत बनाता है। इसके बाद न्याय उचित मानवीय कार्य किया जाता है 43 में। 43 के ए में सहभागिता की बात कही गई है। 47 के ए में, इसके बाद 47 में जन व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बच्चों में पोषाहार की कमी ना हो, पोषण की कमी ना हो, कुपोषण ना हो जाए, इन सभी के लिए क्या व्यवस्था किया गया है कि पोषाहार, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी चीज़ों को देगा कौन, सरकार देगा। ये बातें कही गई, लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार भी क्या हो, अमीर हो। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय काफ़ी तंगी थी देश में, तो इसलिए इसे मौलिक अधिकार के फंडिंग में नहीं जोड़ा गया, नहीं तो इसे भी मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा जाता कि ऐसा ऐसा किया जाता। लेकिन इसमें होता क्या कि डिबेट चलता, सही से काम न चलता तो कोई भी जाके केस ठोक देता, इसमें केस में ही फंसे रह जाता लोग। तो इसको सुलझाने के लिए कह सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था किया गया है। आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या चीज़ें आते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। सिंपल समझिए एक बात कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत वही चीज़ें आएंगी जो गांधी जी से रिलेटेड है। याद रखने के लिए इस बात को हमेशा याद रखना है कि गांधी जी से रिलेटेड चीज़ें ही नीचे होंगे जितने भी अनुच्छेदों में चर्चा किया है। तो इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आपको तो पता है कि गांधी जी समाज से बहुत लगाव रखते थे, उन्होंने पंचायत का गठन करवा दिया अनुच्छेद 40 के तहत। बोला कि अनुच्छेद 40 में ये रख देना, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अनुच्छेद 40 में किसकी चर्चा किया गया है, पंचायतों के गठन के ऊपर। इसके बाद अनुच्छेद 43 के ए, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। जैसे महात्मा गांधी क्या करते थे, चरखा चलाते थे, तुम भी चलाओ हम भी चलाते हैं, तो ये क्या, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। तो ये बातें कौन करते थे, महात्मा गांधी करते थे, तो इनसे याद रखना है। 43 के ए में क्या कहा गया है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। 46 में SC ST और OBC की आर्थिक व्यवस्था की प्रबंध करना। जैसे OBC के लिए हाल ही में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि 27% आरक्षण देने की बात करी है, मतलब उसे, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे ब्राह्मण जाति की भी हो सकते हैं कोई जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो, तो उन सभी को 10% क्या किया जाएगा, मदद किया जाएगा, आर्थिक उत्थान किया जाएगा। तो इस तरह की प्रबंध की बातें सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। जैसे SC ST को हरिजन कहा, दलित लोगों को हटा करके हरिजन कहा, एक अच्छा नाम दिया उन्हें। तो ये सब काम कौन किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे। तो याद रखना है कि पंचायत का गठन किसने किया, महात्मा गांधी ने किया है। लघु उद्योग को कौन कहा है, बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी कहा है। देखिए एक सबसे बड़ा रोजगार या बेरोजगार होने का सबसे बड़ा ये रीजन बेरोजगार होने का एक यही है कि लघु उद्योग खत्म हो गया भारत में, बड़े बड़े मशीनें आ गई। तो ये क्या है, लघु उद्योग खत्म हो जाने से इनके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसके बाद अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है कि नशीले चीज़ें, जैसे मादक, कोई शराब पी लेता है, नाली नाली मोहरा जाता है, कहा जाता है कि जब तक शराब है तब तक हम नाली मोहराएंगे। तो इस तरह की बातें जो है होती है, नशीले चीज़ें पीने के बाद ड्रग्स का सेवन कर लेना, मादक चीज़ों का सेवन कर लेना। तो इनको रोकने के लिए क्या कर सकता है सरकार, कानून बना सकता है, नियम बना सकता है। तो जैसे बिहार सरकार ने क्या किया, पहले 2-4 साल 5 साल पहले क्या किया कि शराब पे रोक लगा दी। इसके बाद अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। कृषि एवं पशुपालन यानी समाज से जुड़े हुए जो भी बातें थी, अंदर की बातें, वो कौन की है, महात्मा गांधी यानी गांधीवादी सिद्धांत में ये कहा गया है, ये याद रखना है। इसके बाद उदारवादी, उदारवादी कहिए या उदारवैदिक सिद्धांत कहिए, दोनों एक ही शब्द है, जिसे अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा जाता है। ये काफ़ी सुंदर है, इसे हम लोग समझते हैं। उदारवादी सिंपल समझिए कि ऐसे चीज़ों के बारे में बताया गया है जो हमारी धरोहर चीज़ें हैं, उनको सम्मान करना है, ये हमारी नैतिकता है, इनके बारे में बताया गया है। जैसे पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव, जैसे प्रकृति चीज़ें जो भी है उनको संरक्षण करना हमारा अधिकार है, उनको संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें फ्री में मिल रही है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। जैसे हवा, पानी, ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा कीमती है लेकिन फ्री में मिल रहा है, इसे पालन करना, इसे बचाए रखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा है, हमने पाया है कि अपने गाँव में लोग क्या करते हैं कि साइकिल पे वृक्ष लगाते हैं, लेकर आते हैं पसीना छोड़ा छोड़ा के। या बाहर में दिल्ली में देखते हैं कि AC पर AC, पंखा पे पंखा, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन क्लोराइड गैस को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, और इससे क्या करता है, ओजोन परत को ढा देता है। इसके बाद अनुच्छेद 49 के ए में क्या कहा गया है कि स्मारकों, राष्ट्रीय ध्वज, जो भी चीज़ें हैं पुराने, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जो भी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को क्या करना है, हमें सम्मान देना है। जैसे मैं क्या हूँ, उदारवादी हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्रिश्चियन है वहाँ पर भी प्रणाम करूँगा, मस्जिद है वहाँ पर भी प्रणाम करूँगा, मंदिर है वहाँ पर भी प्रणाम करूँगा। तो ये सब क्या है, बराबर सम्मान है। कैसे तुम धर्म के रक्षक जरूर बनो लेकिन कट्टरपंथी कभी न बनो, एक कहावत है। लेकिन इनको मानो कोई तब ना, ये मानकर चलना है कि हम सभी क्या हैं, कट्टरपंथी नहीं है, हम लोग एक उदारवादी के रूप में उभरते हुए समाज में हैं। अगर उभरते हुए समाज में इसकी गठन नहीं करेंगे तो हम लोग खो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है हमें
कि जो भी स्मारक चीज़ें हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थान में जो भी चीज़ें हैं, उनको हम लोगों को क्या करना है, सम्मान करना है। इसके बाद 50वां क्या कहता है अनुच्छेद कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अलगाववाद हमेशा इन दोनों के बीच रहता है, क्योंकि कार्यपालिका सही से काम करती नहीं है, न्यायपालिका उनके ऊपर प्रेशर डालती रहती है, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, अलगाव पैदा होता है। इसके बाद अनुच्छेद 51 में राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से लेकर जितने भी अधिनियम वगैरह है, उन सभी के लिए अपने नागरिकों को प्रोत्साहन देना। जैसे मान लीजिए, एक बात तो मैं सबसे पहले कह दूं कि पाकिस्तान जो है, कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, न्यूयॉर्क, कोई भी हो, लेकिन किसी भी देश के लिए अपनी राष्ट्रीयता को बताने के लिए हम राष्ट्र के सेवक हैं, हम मतलब राष्ट्र का सम्मान करते हैं, इसके लिए दूसरे देशों को गाली नहीं दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं और कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। ये कदापि गलत है कि आप ये गलत प्रमाण दे रहे हैं देश को कि मैं देशभक्त हूँ और मैं पाकिस्तान को गाली दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं तथ्यों के आधार पर हमेशा बात करूँगा और आप लोगों को भी कहूँगा, बिना तथ्य के आधार पर किसी को कुछ मत कहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी महान बन सकता है। लेकिन तो भी जिसकी गलत हरकतें हैं वो तो होनी है, लेकिन अपने लोगों को राष्ट्रीयता दिखानी है, देशभक्ति दिखानी है, लेकिन अपने दिल से दिखानी है, ना कि दूसरे को गाली देकर दिखानी है। ये बात पहले याद रखिए। देश आगे तभी बढ़ेंगे जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कही गई है, हमने समझा दिया है। हम लोगों ने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या चीज़ें के ऊपर चर्चा किया गया, जिसमें सबसे पहले 3 भागों में उसे बांटा गया था, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवैदिक सिद्धांत। हम लोगों ने इन तीनों को देख लिया है, समाजवादी भी देख लिए हैं, गांधीवादी भी देख लिए हैं और उदारवैदिक भी देख लिए हैं, जिसे अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गया होगा और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग एक स्टूडेंट हैं और एक दोस्त के नाते हैं, इसी तरह से मिलजुल कर पढ़ते रहेंगे और हमेशा बातचीत करते रहेंगे, अपने देश हित के, अपने देश को बढ़ाने के लिए कार्य करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभ नमस्कार।